गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ रहे थे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों हम अब तक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन की टाइप कितनी होती है। इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, उन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की कंडीशन क्या है, किस टाइप की कंडीशन में वो चलती हैं। फिर हमने रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ा था बच्चों। रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ने के बारे में रासायनिक साम्य की शर्त पढ़ी थी, गुण पढ़े थे। उसके बाद में उसका ग्राफ उससे रिलेटेड था, वो देखा था हम लोगों ने बच्चों। फिर साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक और साम्य को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, और दोनों को अलग अलग डिफाइन किया था। उसके बाद में फिर हमने आपको क्या बताया था, उसके बाद में बच्चों हमने आपको ये बता दिया था कि एक सादा सा पिक्टोरियल बना करके कि सांद्रता का तो क्या प्रभाव पड़ेगा रासायनिक साम्य पर। उसके अलावा बता दिया था आपको ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद बता दिया था आपको दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद बताया था आयतन का क्या प्रभाव पड़ेगा। शॉर्टकट भी बता दिया था अभी पिछली वाली क्लास में आपको। अब इस क्लास के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ला शातालिए का नियम, लीच-एटलियर प्रिंसिपल। और लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अंदर बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लीच-एटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर साम्य अवस्था पर आप कोई चेंज ओवर करते हैं, अगर साम्य अवस्था पर आप कोई चेंज करते हैं तो साम्य जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, उधर विस्थापित हो जाता है, जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। और इसमें ये भी बता दिया था मैंने आपको कि रासायनिक साम्य जो होता है बच्चों, वो तीन चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें था एक तो विलीयता, दूसरा क्या था बच्चों, विलीयता के बाद बताया था मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। विलीयता के अंदर मैंने आपको बच्चों बता दिया था कि विलीयता डिपेंड करती है पहले ताप पर, और ताप पर बता दिया था जब किसी चीज को घोलते हैं आप, सोल्यूबलाइज करते हैं किसी के अंदर, तो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। घोलने के बाद में अगर रिएक्शन प्रोसेस अगर ऊष्मा शोषी हो रही है तो ताप बढ़ाने पर विलीयता बढ़ जाती है, घटाने पर घट जाती है। मतलब यूं कह सकते हैं कि अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और आपने ताप बढ़ा दिया तो अभिक्रिया अग्र दिशा में दाईं तरफ चलेगी, ठीक है, और अगर आपने ताप घटा दिया तो बाईं तरफ चलेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ऊष्मा क्षेपी अगर प्रोसेस होता है किसी चीज को घोलने पर, एग्जाम्पल बताया था आपको बिना बुझा चूना, तो मैंने आपको बता दिया था अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलेगी, बाईं दिशा में चलेगी, और टेम्परेचर घटा देते हैं तो दाईं दिशा में चलेगी। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मैंने बता दिया था आपको, वैसे जनरल बता दिया था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है जनरली बढ़ता है जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ताप बढ़ाते हैं, ठीक है। विलीयता की बात कर रहे थे, विलीयता के अंदर तो दाब का प्रभाव भी बताया था मैंने, और दाब का प्रभाव भी बताया था। पहले मैंने बताया था आपको विलीयता पर ताप का प्रभाव, और ताप के प्रभाव में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, याद होगी आपको। क्रिया बताई थी ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। विलीयता पर ही दूसरा फैक्टर बताया था दाब, ठीक है, केवल गैसेस के अंदर लागू होता है। और दाब का प्रभाव जनरली विलीयता पे डिपेंड करता है। इसमें हम लोग हेनरी का नियम लागू करते हैं, हेनरी का नियम। मतलब अगर किसी पे प्रेशर बढ़ा देते हैं कभी किसी गैस को घोलने के लिए, तो उस पर हेनरी का नियम फॉलो होता है। और हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी की जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है बच्चों, वो उसके मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, उसके मोल अंश और दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। यहाँ पूरी डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है आपको, हेनरी का नियम अपने आप में एक टॉपिक है। यहाँ इतना सा ध्यान रख लीजिए आप, यू शॉर्ट में यूँ कह सकते हैं बच्चों के दो कंडीशन इसने हेनरी ने बताई थी। अगर दो कंडीशन किसी भी चीज पर अप्लाई होती है तो वो गैस ज्यादा घुलती है। पहली कंडीशन तो ये, अगर किसी गैस को अगर अपन पानी में घोले अगर वो आयनित होती है तो वो ज्यादा घुलती है, या अगर मान लीजिए वो जल से क्रिया कर देती है तो उसका
सोल्यूबलाइजेशन ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl को आप पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, ये H+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर अमोनिया गैस को अगर आप जल में डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये NH4OH बनाता है, इसलिए ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, यह एक बात और है, वो ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि किसी भी गैस पर अगर आप प्रेशर लगाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो सोल्यूबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यूँ कह सकते हैं दाब बढ़ाने पर गैसों की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है। ये बात बताई थी मैंने आपको। ठीक है बच्चों, उसके बाद में सेकंड थिंग्स इसके अंदर आई थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं तो जो साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था जो है वो कम आयतन की ओर, कम आयतन की ओर विस्थापित हो जाती है, हो जाता है। समझ में आया आपको? अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो साम्य अवस्था होगी वो कम आयतन की ओर, मतलब क्यों कह सकते हैं, अगर किसी में प्रेशर बढ़ा रहे हो आप लोग तो फिर रिएक्शन उधर चलेगी, उस साइड में ज्यादा जो है प्रोडक्ट बनेगा जिधर वॉल्यूम कम से कम होगा। जिधर वॉल्यूम कम होगा, जिसका आयतन कम होगा, उस तरफ रिएक्शन बढ़ जाती है। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आयतन की बात करें तो सबसे कम आयतन होता है ठोस का, उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है द्रव का, और सबसे ज्यादा होता है गैस का आयतन। ठीक है, और एक बात और यहां से एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, शॉर्टकट है कि जब जब हम लोग प्रेशर, यूं कह सकते हैं दाब बढ़ाएंगे तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये है, बर्फ को छोड़कर, बर्फ को छोड़कर बाकी सभी जगह एक सिंपल सी कंडीशन आपको शॉर्टकट याद रखना है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाएंगे, केवल बर्फ को छोड़ करके। और वैसे अगर लैंग्वेज में पूछे कि दाब बढ़ाया जाए तो साम्य अवस्था किस ओर विस्थापित हो जाती है, आंसर है कम आयतन की तरफ विस्थापित हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अगर भौतिक साम्य की बात करें, कौन सी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, अगर हम लोग भौतिक साम्य की बात करें और यहां मैंने कहा आपसे कि बर्फ है और आपने दाब बढ़ा दिया, जल में कन्वर्ट हो जाएगा। खास बात मैं बता दूं, जो जल का आयतन होता है, जल का जो आयतन होता है बच्चों वो बर्फ से कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जल ज्यादा बढ़ेगा, मतलब बनेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो घट जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब यूं कह सकते हैं कि यदि साम्य अवस्था पर, मतलब जब बर्फ और जल दोनों बराबर इक्विवेलेंट मात्रा में हो और आपने क्या किया बच्चों, क्या किया आपने, दाब बढ़ा दिया तो जल अधिक बनता है, यूं कह सकते हैं बर्फ अधिक पिघलती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? इसी तरीके से हम लोग गंधक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सल्फर का। अगर गंधक की बात करें हम लोग, सल्फर की बात करें बच्चों, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग ठोस सल्फर की बात करें, ठोस सल्फर की बात करोगे बच्चों, तो जैसे ही दाब बढ़ाओगे तो ये द्रव सल्फर में बदलेगा। और मैंने आपको ये बताया कि जो द्रव का जो होता है वॉल्यूम वो सॉलिड से ज्यादा होता है, मतलब अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो द्रव सल्फर ज्यादा बनता है। यह अपवाद बताया मैंने आपको, अपवाद है बर्फ, उसको छोड़कर इस पर क्वेश्चन आ रखा है कई बार, ये ध्यान रखना है आपको कि बर्फ का मामला ऐसा है, आइस क्यूब का मामला है कि जब जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये खास बात ये कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और यह एक बात ध्यान रखना है कि जब दाब बढ़ाएंगे तो जल अधिक मात्रा में बनता है, मतलब कह सकते हैं बर्फ ज्यादा पिघलती है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गई? तो ये था आपको बच्चों लास्ट आता लेगा प्रिंसिपल। बाकी ये तो आप जानते हैं, सांद्रता का प्रभाव मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा है, क्रिया कारक वो सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्य सौर स्थापित हो जाएगा जिधर उत्पाद ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया आपको? मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों।
ठीक है, तो ये था आपका ला शातालिए प्रिंसिपल, द ली चैटलियर प्रिंसिपल। बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ मैंने आपको जब वो पढ़ाया था बच्चों, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम का कई बार अनुप्रयोग पूछ लेता है। हालांकि मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया था उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, लेकिन अगर अनुप्रयोग की बात करें तो सिंपल सी 2-3 फॉर्मूले आपको याद करने, डेरिवेशन याद नहीं करना है, डेरिवेशन करके बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है डायरेक्ट। जैसे PCl5 की बात करें बच्चों, मान लीजिए PCl5 कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास में PCl3 प्लस Cl2, ये एक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, और इस रिएक्शन के अंदर हम लेकिन मान लीजिए ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 के अंदर, और अगर हम लोग बात करें इसकी प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, इसकी मैंने सांद्रता भी A मान ली, अभी रिएक्शन शुरू नहीं है, तो ये इसकी अमाउंट कितना है 0,0। मान लीजिए बच्चों हम लोग बात करें कि साम्य अवस्था स्थापित हो गई हमारे पास में, तो साम्य अवस्था की बात करें, साम्य अवस्था पर मान लीजिए अवस्था पर इसके x और x बन गया, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों A माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग सांद्रता की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में A माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी। ये वी क्या है, मान लीजिए जो पूरी रिएक्शन हमारी चल रही थी वो चल रही थी एक पात्र में जिसका आयतन था V। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए बच्चों इसका Kc कैलकुलेट करूं, तो Kc इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है PCl3 और Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। अरे बात पढ़ रखा ना आपने, उत्पाद बटे क्रिया कारक। तो उत्पाद क्या है मेरे पास में, उत्पाद मेरे पास में x अपॉन वी, और ये हो गया मेरे पास में x अपॉन वी। ठीक है बच्चों, और ये हो गया मेरे पास में a माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इनटू, ये ऊपर चला जाएगा v अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वी स्क्वायर है, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में Kc इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वी a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, डायरेक्ट पूछ लेता है ये वाला, बाकी रामायण याद नहीं करनी। एक बात और यहाँ ध्यान रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1/v इज इक्वल टू होता है c, इकाई आयतन को हम लोग सांद्रता बोलते हैं, तो इसको अगर सांद्रता के फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला कई बार ऐसे भी पूछ लेता है आपसे, Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वी डॉट सी। वी तो हटा दो, a माइनस एक्स, 1/v को c लिख दिया ना बच्चों। तो Kc की वैल्यू PCl5 के लिए क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स वी, और ये जो कह सकते हैं अगर सी की कंसंट्रेशन के फॉर्म में बोले तो हो जाएगा अपना Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स सी। समझ में आ गया? ये अगर मान लो गैसेस फॉर्म में हो और मुझे इसका Kp निकालना पड़े तो क्या होगा बच्चों? Kp निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 स्टेप ऐसे ही रहेंगे, तीसरे स्टेप में थोड़ा सा चेंज ओवर करना है, बता देता हूँ। साम्य अवस्था पर पहले कुल मोल निकाल लेंगे बच्चों, ये लिखेंगे हम लोग साम्य अवस्था पर कुल मोल। ठीक है, ये कितना है a माइनस एक्स, सारे मोल जोड़ देंगे, प्लस एक्स, ये प्लस एक्स, सबको जोड़ दिया एक्स साथ सबको। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, a प्लस एक्स हो गया। तो पहले मैं उसकी बात करूं तो PCl3 के मोल अगर हम लोग निकालें तो हो जाएगा इसके मोल क्या, x अपॉन a प्लस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद के मोल अपॉन कुल मोल, एक फॉर्मूला आता है आंशिक दाब के रूप में।
ये होता है बच्चों, इनटू कुल दाब। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में PCl3 के जो मोल हो जाएंगे वो हो जाएगा मेरे पास में x/a+x डॉट पी इंटू पी हो जाएगा। और अगर मैं PCl2 के मोल निकालूं तो ये हो जाएगा x/a+x इंटू पी। और PCl5 के अगर मैं मोल निकालूं बच्चों तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका a-x/a+x, ठीक है, इंटू। और अब आप केपी निकालना तो आपको बताइए क्या होता है, उत्पाद बटे क्रियाकारक होता है क्या, क्या होता है PCl3 PCl2 अपॉन PCl5। ये इतना याद नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, आपको याद रहे इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कर रहे हैं हम लोग फॉर्म वैल्यूज रख देंगे। पहले इसकी वैल्यू रख दी PCl3 की, क्या है बच्चों, x/a+x डॉट पी। और ये इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x/a+x डॉट पी अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरे पास में a-x, और ये हो जाएगा a+x डॉट पी, ठीक है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये x² हो गया, ये p² हो गया, और ये एक p है मेरे पास में, एक p से तो एक p कैंसिल हो जाएगा। मतलब यूँ कह सकते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं जगह ताकि आपको साफ नजर आए। तो यहाँ मेरे पास में हो जाएगा x² p अपॉन, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा a+x का स्क्वायर हो गया ना, बोलो, और ये रिवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा a+x डिवाइडेड बाय a-x। हुआ कि नहीं हुआ बोलो, ये एक से कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास में Kp इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास में, क्या आ जाएगा बताओ, x² p अपॉन a+x, और क्या हो जाएगा a-x। अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलो। और इसको यूं भी तो कह सकते हो ना भाई, दो था, दो में ये इसको पावर 2 है, ये 1 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी तो a+x बच गया, a-x है हमारे पास में। और मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने एक पढ़ रखा है, पढ़ रहा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। फॉर्मूला क्या होता था, a+b इंटू a-b, क्या होता था, a² - b² होता था, नहीं होता, मतलब इसको जब स्क्वायर होता था एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते ना, तो इसको स्क्वायर में लिख दो। तो मेरे पास में यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला Kp इजिकल टू x² अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा, a² - x² डॉट पी है। बात समझ आएगी नहीं है आपको, बोलो। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग a को नेग्लिजिबल मान लें, एक मान लें मान लीजिए, तो ये भी हो सकता है Kp इजिकल टू या a इजिकल टू 1 मान लें, तो ये हो जाएगा मेरे पास में x² अपॉन 1 - x²। तो ये फॉर्मूला है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है आपको, तो ये वाले फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, इतना डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपका PCl3 PCl5 के लिए हो गया। यही अगर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करें दूसरी इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है, मान लीजिए ये हमारे पास में N2 + 3H2 इजिकल टू 2NH3। और इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसके लिए अगर हम लोग मान लीजिए इसके प्रारंभिक मोल की बात करें, प्रारंभिक मोल की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मान लिया मैंने E, इसको मान लिया मैंने B, ये क्या हो गया बच्चों 0। अब मान लीजिए मैं बात करूं साम्यावस्था पर, मोल बात करूं साम्यावस्था पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x बन गया ना भाई, ये कितना बनेगा b - 3x, ये कितना बन जाएगा a - x। बोलो बना कि नहीं बना।
अगर मान लीजिए मैं कहूं सांद्रता पद की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वी, ये हो जाएगा b माइनस 3x अपॉन वी, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस अपॉन वी। होगा कि नहीं होगा, बोलो। फिर आपने केसी पढ़ रखा है ना, क्या होता है फॉर्मूला केसी का, बिल्कुल पढ़ रखा है आपने। केसी इज इक्वल टू होता है mx3 की पावर 2 अपॉन, ये पढ़ रखा है n2, ये पढ़ रखा है h2 की पावर 3। ये तो पढ़ रखा है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बोलो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने आपको 2x अपॉन वी की पावर 2 अपॉन, ये हो गया मेरे पास में a माइनस एक्स अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी नॉर्मल है तो, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा मेरे पास में b माइनस 3x अपॉन वी का क्यूब। हो गया इस फॉर्म में। कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन के सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे मेरे पास में a माइनस एक्स और ये हो जाएगा v, ठीक है बच्चों। और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो हो जाएगा b माइनस 3x का क्यूब और v क्यूब, दोनों का क्यूब कर दिया ना भाई, ठीक है। तो ये 3 और 1, ये 3 और ये 1, v की पावर 4 हो गया क्या, ऊपर चला जाएगा। तो के सी इज इक्वल टू मेरे पास में आएगा 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इसको रिवर्स कर दिया मैंने तो v की पावर 4 अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस 3x का क्यूब हो गया क्या बच्चों, बोलो। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, के सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और v स्क्वायर अपॉन मेरे पास में ये हो गया a माइनस एक्स और ये हो गया मेरे पास में b माइनस 3x का क्यूब हो गया क्या, एक फॉर्मूला तो ये याद कर लो आप, ठीक है। अगर आप स्टाइकोमेट्री देखते हैं और स्टाइकोमेट्री देखने के बाद में आप यूँ कह सकते हैं कि क्या a इज इक्वल टू मेरे पास में 1 है क्या, और b इज इक्वल टू मेरे पास में क्या 3 है क्या, बोलिए यही है। तो मेरे पास में अगर मैं इसमें रख दूँ तो मेरे पास में हो जाएगा के सी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास में 3 माइनस 3x का क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बिल्कुल हो गया। अब मेरे पास बताओ यहाँ से क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन 3 के ऊपर पावर 3 भी तो होगा, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, अरे 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 हो गया ना। तो मेरे पास में हो जाएगा के सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वी अपॉन, ये हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 27, हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3, 3 बाहर आ जाएंगे तो 1 ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं के सी इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया 4x स्क्वायर वी अपॉन 27 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ये 2 फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना, ठीक है। अगर वो सांद्रता पदों में बात करेंगे भाई इतना से ध्यान रखना, अगर v ऊपर होगा तो c को नीचे लिखना है और c नीचे v नीचे होगा तो c को ऊपर लिखना है। इससे पहले वाले पीसीएल में यही हुआ था, तो अगर इसकी बात करें अगर c की फॉर्म में लिखेंगे तो बस इस v को हटा देंगे और नीचे लिख देंगे अपन लोग c स्क्वायर, क्या लिख देंगे बच्चों c स्क्वायर, आगे समझ में कर लेंगे। ये तो हमारे पास में क्या हुआ बोलो, ये तो मेरे पास में केसी हुआ। अगर केपी की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, इस पद को हटाना है आपको, यही तो बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अब बिल्कुल सिंपल ये करना है, पहले साम्यावस्था पर कुल मोल निकाल देंगे। साम्यावस्था पर कुल मोल, टोटल मोल निकाल लेंगे तो क्या करा, सबको प्लस किया था, इन सबको ये तो किया था, कर दीजिए प्लस। क्या आया था, ये आया था मेरे पास में a माइनस एक्स प्लस b माइनस 3x प्लस 2x, क्या लग रहा है, देखिए ये हो गया a, ये हो गया प्लस b, x की बात कर लेते हैं, -1 -3 माइनस का 4 हो गया ना,
प्लस का 2 माइनस कर दो तो माइनस का 2x आ गया कि नहीं आ गया, कुल मोल आएंगे नहीं आए मेरे पास में, बोलो। तो फिर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था भैया मैंने PNH3 की पावर 2 इजिकल टू क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अभिकारक के मोल बटे कुल मोल इंटू पी, यही तो फॉर्मूला बताया था। अभिकारक के मोल कितने हैं हमारे पास में, अभिकारक के मोल हमारे पास में, अभिकारक के मोल कितने हैं 2x स्क्वायर अपॉन कुल मोल कितने मेरे पास में a प्लस बी माइनस 2x, ठीक है, इंटू पी, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग इसकी बात कर रहे हैं PN2 की बात करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा ये अभिकारक के मोल कितने हैं a माइनस एक्स अपॉन उत्पाद, अब उसके बाद कर रहे हैं बच्चों हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कुल मोल कितने हैं a प्लस बी माइनस 2x, समझ आ गया बच्चों, a माइनस 2x इंटू क्या हो जाएगा p। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात करेंगे PNH3 की बात करेंगे, NH3 की बात हो गई, H2 की बात करेंगे, H2 की बात होगी तो क्या हो जाएगा बताओ, सेम हो जाएगा, कितने हैं अभिकारक के मोल b माइनस 3x अपॉन, ठीक है, कितना है अपने पास में बोलो, कुल मोल a प्लस बी माइनस 2x इसका क्यूब, ठीक है, 3 है ना इसके तो स्टैगोमेट्री, और इंटू पी का क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है अभिकारक के मोल अपॉन कुल मोल इंटू पी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है केपी क्या होता है बताओ, केपी क्या होता है, उत्पाद प्रतिक्रिया कारक होता है PNH3 की पावर 2 अपॉन PN2 और PH2 की पावर 3, वैल्यूज रख देंगे, ठीक है, वैल्यूज रख दो, कितना आ रहा है देखें एक बार, वैल्यूज रखोगे आप तो मेरे पास में आ जाएगा, पहले पास में 2x स्क्वायर अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, ठीक है, यही तो है, इंटू पी स्क्वायर, के पी इजिकल टू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बोलो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x हो गया ना बच्चों, और ये हो जाएगा H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी b माइनस 3x का क्यूब अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, यहाँ भी पावर 2 है, किसका है ये केपी इजिकल टू दिखा ना अपना, ठीक है, तो ये 2 है तो ये भी पावर 2 हो जाएगा, सब पे 2 लग जाएगा, हाँ, और ये 3 हो जाएगा, यहाँ हटा के यहाँ लगा दो डायरेक्ट पावर, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, ये हो गया, इसको एक साथ कर लो, हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर, कैलकुलेट कर लेंगे तो Kp इजिकल टू, ठीक है, Kp इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये 4x स्क्वायर हो गया क्या बच्चों, बोलो, ये ऐसे एज इट इज रख लो मेरे पास में, a प्लस बी माइनस 2x की पावर 2 इंटू पी स्क्वायर। अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई नीचे वाला ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा पहले ऐसा करते हैं अपन, यहाँ पर एक ये तो पी रहा और एक P3 ही है अभी, तो P4 हो गया ना ये, ठीक है, P4 हो गया भाई, एक बार दोबारा देख लो इसको, तो यहाँ तक दोबारा आते हैं, ये तो पहले तो ये लिख दिया प्रारंभिक मोल, उसके बाद में क्या गया टोटल मोल निकाल दिया मैंने, सबको प्लस कर दिया, ये आ गया मेरे पास में, क्यों, क्योंकि 3 और 1 4x हो गए ना मेरे पास में, ये 4x में से 2x प्लस वाले घट गए तो माइनस का 2x बच गया मेरे पास में। फॉर्मूला क्या होता है, अभिकारक के मोल बटे कुल मोल इंटू पी, अभिकारक के मोल कितने थे मेरे पास में 2x, ठीक है, अपॉन ये कितना था मेरे पास में
ए प्लस बी माइनस टू एक्स इंटू पी हो गया ना। लेकिन इस पे क्या है, इसकी स्टाइकोमेट्रिक पावर 2 है तो पावर 2 लगा दिया, पी पे पावर 2 लगा दिया। इसमें कोई पावर नहीं है नाइट्रोजन में, ठीक है, क्योंकि आगे कोई स्टाइकोमेट्री नहीं है, नॉर्मल लिख दिया। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर पावर 3 है तो पावर 3 लिख दिया, वही मोल बेटे कुल मोल इंटू बी। एपी के अंदर इन सबकी वैल्यूज रख दी, ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दी मैंने आपको। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ वैल्यूज रख दी हमने, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद में अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है, ये जो है इसको तो हम लोग क्या कर लें, इसको उल्टा कर देते हैं, तो जो नीचे उसको तो ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर उसको नीचे ले आएंगे। तो ये जब रिवर्स सिस्टम हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, बताओ। तो ये मेरे पास में हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में, इसको ऊपर ले जाओ तो a प्लस बी माइनस टू एक्स की, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो टोटल 4 हो गया क्या, बताओ। हो गया ना भाई, अपॉन ये तो एज इट इज आ जाएगा a माइनस एक्स, ये इंटू है निशान, है ना, a माइनस एक्स और b माइनस 3x और p एक है और 3, p 4 है, तो ये ऊपर था ना तो नीचे चला जाएगा, p की पावर 4 कट जाएगा, p की पावर 2 बच जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ मेरे पास में kp इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, kp इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू a प्लस बी माइनस 2x की पावर 4 a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस एक्स और b माइनस 3x की पावर 3 हो गया। अब इधर देखो ये पावर 4 है और ये कितना है, पावर 2 है, कैंसिल हो गया, पावर 2 बच गई केवल, इस पे बचे कि नहीं बचे बताओ। एक बार मैं फिर रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा और बाकी तो ये मिटा के लिखेंगे हम लोग, गौर से देखो, सिंपल है बिल्कुल, लग रहा होगा कैलकुलेशन, वैसे तो आपको लास्ट में इसका आंसर याद करना है, चाहे डायरेक्ट याद कर लेना, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप प्रारंभिक मोल की बात करें, इसके ए माना, इसके बी माना, इसको 0 माना, तो इसके कितना हो गया भैया मेरे पास में, ये हो गया मेरे पास में कितना 2x, ये हो गया माइनस 3x, ये हो गया मेरे पास में x। साम्य अवस्था पर कुल मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, इसको और इसको और इसको, तीनों को प्लस कर दिया, ये a प्लस बी आ गया, माइनस का x, माइनस का 3x, माइनस का 4x हो गया, प्लस का 2x, माइनस की संख्या बड़ी है तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, ये कुल मोल आ गया मेरे पास में। फॉर्मूला क्या होता है ये निकालने के लिए, अभिकारक के कुल मोल बटे कुल मोल, अभिकारक के मोल बटे कुल मोल इंटू दाब, कुल दाब, यही तो होता है, ठीक है, आंशिक दाब निकालने का फॉर्मूला। और जितनी स्टाइकोमीटर उतनी पावर लग जाती है। तो यहाँ पर अभिकारक के मोल कितने हैं 2x, कुल मोल कितने हैं a प्लस बी माइनस 2x, ठीक है, पावर 2 थी पावर 2 लगा दी, दाब जितना होता है उस पर पावर 2 है तो 2 लगा दिया। N2 की बात करें, ठीक है, अभिकारक के मोल कितने, ये रहा a माइनस एक्स, कुल मोल क्या है ये रहा मेरे पास में। उसके बाद में p पावर की बात करें मेरे पास में, प्रेशर की बात करें मेरे पास में, प्रेशर सिंगल ही है क्योंकि कोई पावर नहीं है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसके बाद करें हाइड्रोजन पे 3 दिख रहा है आपको, स्टाइकोमेट्री पावर 3 लगेगा, ठीक है, अभिकारक के मोल ये रहे बटे कुल मोल, पावर 3 लगा दिया। केपी का फॉर्मूला ये तो बताया था, उत्पाद बटे क्रियाकारक, उत्पाद का फॉर्मूला, उत्पाद क्या NH3 की वैल्यू कहाँ से रखी मैंने, यहाँ से रख दी, ये उठा करके यहाँ रख दी। फिर उसके बाद में N2 की वैल्यू रख दी यहाँ से और H2 की वैल्यू रख दी यहाँ से, रख दी वैल्यूज 2x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, वैल्यूज रख दी। रखने के बाद में क्या करा यहाँ पर देखो, मैंने इस पी इसको तो एज इट इज रखा, अपन ने इसको सोल्व कर लिया, 4x स्क्वायर और ये a प्लस बी माइनस 2x एज इट इज रखा, मैंने कुछ नहीं करा, इसको सोल्व किया है। पी स्क्वायर अपनी जगह, या नीचे बट्टे के नीचे जब दूसरा बट्टा होता है, एक रेशो के नीचे जब दूसरा रेशो होता है तो सिंपल तरीका क्या होता है, जो नीचे वाली डिजिट्स हैं वो ऊपर चली जाती हैं, ऊपर वाली नीचे आ जाती हैं, और ये जो आपको डिवाइड के वो क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको हटा करके इसको क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ये क्रॉस लगा दिया, ये तो अपना एज इट इज है यहाँ तक। तो फिर ये क्रॉस लगा के मैंने जो नीचे वाली डिजिट्स थी
उसको ऊपर ले गया, जो ऊपर वाली थी उसको हमने नीचे लिया। और नीचे क्या था मेरे पास में, एक तो ये था और एक ये था, ठीक है। इस पे पावर 1 थी, इसके ऊपर पावर 3 थी, क्योंकि ये पावर, इसकी भी 3 पावर, इसके भी 3 पावर है। तो ठीक है बच्चों, तो एक पावर और 3 पावर की पावर 4 हो गया ना, तो ये पावर 4 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 4x² इंटू, और ये 3 और 1 4 पावर लिख दिया मैंने। और जो ऊपर वाले डिजिट्स थे वो नीचे ले गया, a-x नीचे लिया है मैं आपका, और क्या हो गया b-3x नीचे लिया है, ठीक है। ये आ गया बच्चों, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या किया मैंने उसके बाद में, यह पावर 4 थी, ठीक है, पावर 4 थी, तो और यह पावर 2 थी, ये वाली, ये 3 और 1 4 और 2 पावर, तो 2 तो कट गया ना भाई, तो 2 बच गया, केवल पावर 2 बच जाएगा अपने पास में, ठीक है। ऊपर 2 बच जाए, पावर बच जाएगा। बाकी p² में 2 थे ऊपर और 4 थे नीचे, तो नीचे कितने हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे 4 में से, तो यहाँ काट लो आप चाहे, ये कट गया पावर आपके में, ठीक है। तो पावर 2 कट गया, तो पावर, ये पावर 4 था, कट गया तो कितना पावर 2 बच गया, और नीचे वाला ऊपर जाएगा। ये अभी क्या है, अभी ये ऊपर है ना, इसके साथ ऊपर लिखा जाता है, ये ऊपर होता है, ये ध्यान रखना, नीचे नहीं होता, ये ऊपर होता है। ऊपर तो अगर नीचे चला जाएगा, मतलब p² मेरे पास में नीचे आ गया। तो अगर इसको ओवरऑल लिखो तो मैं क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, और आप चाहें तो कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। हाँ, जनरली क्या होता है कि वाले डर जाते हैं, मतलब गुरु जी क्या हो गया, इतना खतरनाक कैलकुलेशन करके क्या करेंगे। तो Kp इजिकल टू मेरे पास में आ गया 4x² इंटू, ये हो गया मेरे पास में a प्लस b-2x की पावर 2 हो गया बच्चों। 4 था, 4 से 2 घट गया, 2 बच गया मेरे पास में। नीचे मेरे पास में जो रिमेनिंग चीज बची है बच्चों, वो बचा है मेरे पास में, क्या बचा है, a-x और b-3x की पावर 3 इंटू p², यही तो बचा है, बोलिए। बस अब इसका हम लोग को मालूम है कि अगर a इजिकल टू 1 मोल था और b इजिकल टू कितना था, 3 मोल था, रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। रख दिया इसको, तो मेरे पास में Kp इजिकल टू आ जाएगा 4x², है ना, या a इजिकल टू तो 1 रखा, b इजिकल टू 3 रखा, -2x का स्क्वायर हो गया बच्चों। और यहाँ मेरे पास में नीचे 1 - x हो गया, ये हो जाएगा 3 - 3x का क्यूब, क्योंकि b की जगह 3 रखने हैं मुझे, इंटू p², ठीक है। तो Kp इजिकल टू मेरे पास में कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया बच्चों, तो ये 4x², और यहाँ हो गया मेरे पास में 4 - 2x² अपॉन, ये हो जाएगा 1 - x, ये हो जाएगा 3 - 3x का क्यूब p²। हुआ कि नहीं हुआ, बस इसको जोड़ दिया मैंने, 3 और 1 4 कर दिया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, ना, 2 दूनी 4, लेकिन 2 का कॉमन आएगा तो उससे स्क्वायर भी होगा, तो 4 हो जाएगा, और 4 जब आएगा तो 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको यूँ कह सकते हो आप, Kp इजिकल टू, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 4x² इंटू 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, 2 - x बचा कि नहीं बचा, बताओ। ये स्क्वायर इस पे था ना, तो इस पे भी तो आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास में 1 - x, इसमें से 3 पिछली बार बताया था कॉमन लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा भाई, 3 - 3x में से अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो 3 कम 3, और ये 3 बाहर आ गया, तो 1 - x से जो बचा पावर 3 थी, तो इसके ऊपर पावर 3, इसके ऊपर भी पावर 3, और 3 × 3 × 3 कितना, 27, अभी तो बताया था मैंने, तो 27 1 - x की पावर 3। हुआ कि नहीं हुआ, सेम थिंग इज हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 4 × 16 14x² अपॉन, ये आ जाएगा अपने पास में 2 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पावर 4 हो गया ना, 27 1 - x की पावर 4 p² हमारे पास में एज इट इज जो चल रहा था ऊपर, ये आ गया। तो Kp की वैल्यू एक ही आ गई हमारे पास। बोलो, समझ आ गई बात आपको। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का अगर उपयोग करेंगे बच्चों, तो हमारे पास में यहाँ पर Kp की वैल्यू, फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, वैसे याद कर लो।
ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन और है, एक उस वैल्यूज और है, वो और देख लो फटाफट से, हो जाएगा भी, आ जाएगा। चलो वो एक रिएक्शन और है, क्योंकि आखिरी लेक्चर है इस केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो वो देखना जरूरी है। आप भी कर सकते हैं, कोई बात खास बात नहीं है। मैं चाहूँगा तो, मैं चाहता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख देना। जैसे रिएक्शन है आपको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO की बात करें, डेल N इज इक्वल टू 0 हो गया ना इसके अंदर, क्योंकि PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 में तो डेल N क्या था, पॉजिटिव था, और N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 में क्या था, डेल N क्या था भैया, नेगेटिव था। तो इसके अंदर डेल N क्या होगा, 0 हो गया ना अपने पास में, बात खत्म। वही प्रारंभिक मोल कितना मान लेंगे इसके अंदर, 0, ये मानेंगे A, इसको मान लेंगे B, x, ये x बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स और B माइनस एक्स हो गया ना, ये बोलो कोई दिक्कत थोड़ी, उत्पाद बटे क्रिया कारक के लिए वॉल्यूम V हो गया अपने पास में, ठीक है, हो जाएगा x अपॉन V, 2 है तो पावर 2 लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, A माइनस एक्स अपॉन V, और ये जगह B माइनस एक्स अपॉन V, तो V इंटू वी स्क्वायर, ये भी V स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास में ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये V स्क्वायर, ये हो जाएगा A माइनस एक्स, और ये हो जाएगा मेरा B माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। और गौर से आप देखोगे तो यूँ कह सकते हैं, जब डेल N 0 होता है देन रिएक्शन विल फ्री फ्रॉम वॉल्यूम, मतलब यूँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी पात्र में चलाओ आप। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब डेल N इजिकल टू 0 होता है तो उसका 0 इफेक्ट होता है, जैसा देश वैसा बेस। इसी तरीके से अगर मैं Kp की बात करूं तो क्या होगा, मेरे पास में कुल मोल निकाल लूंगा, वो निकाल लो आप, वही कुल मोल निकाल लेंगे। पहले कुल मोल निकालने का तरीका क्या बताया था A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, A माइनस ये 2x है, सॉरी ये 2x आएगा ना भाई, और 2x हो जाएगा आपका ये, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका, बस ठीक है। इसकी बात करें प्लस 2x, आगे समझ में, ये हो गया आपका 2x माइनस के 2 प्लस के, तो ये क्या जाएगा a प्लस बी, तो आ गया डायरेक्ट, बोलो ये तो कैंसिल हो गया ना इससे, तो सेम आ गया इसका, बस अभिकारक के मोल बटे कुल मोल से निकालोगे आप, तो सेम जो ये आया ना आपका 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, सेम आ जाएगा Kp। तो यूँ कह सकते हैं जब डेल N 0 होता है तब भी यूँ कह सकते हैं द रिएक्शन विल फ्री फ्रॉम प्रेशर ऑल्सो, तो प्रेशर का और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता है जब डेल N की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। आप कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा, लास्ट लेक्चर है, टाइम आउट हो चुका है, इशारा आ चुका है, इसलिए फिर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन आप निकालोगे तो वही आएगा श्योर, क्योंकि 2 कैलकुलेशन देख ही चुके ना, और आपको ज़्यादा याद नहीं करना, केवल डेरिवेशन याद करने हैं, इसका डेरिवेशन क्या, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद में अब हम लोग जिस पर डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास में आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब आयनिक साम्य, आयनिक साम्य के बाद में हम लोग अम्लक्षार, अम्लक्षार के बाद में हम लोग रासायनिक बल गति की ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग और चालू करेंगे, ओके।